Hello students of class 9, welcome to our online class, and in this class we are going to discuss about the skeletal tissue. You already know that कि in previous classes we already had to discuss about the adipose tissue. यानी हम लोगों ने पिछली क्लास में adipose tissue के बारे में पढ़ लिया था. That is acted as fat reservoir. यानी यह एक फैट के रिजर्वियर की तरह वर्क करता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है. वहीं पर स्केलेटल टिश्यू की बात करें तो स्केलेटल टिश्यू इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. हमने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में पढ़ा था और इसमें जो है यह हार्ड टिश्यू है, ठीक है ना, स्केलेटल टिश्यू, ठीक है. एंड इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स का मतलब जानते हो आप, एंडोस्केलेटन का मतलब हो गया कि इसका इंटरनल स्केलेटन. तो क्या इसका इंटरनल स्केलेटन की बात हो गई, तो यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या एंडोस्केलेटन के अलावा भी कोई अनदर टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम होता है? बिल्कुल होता है. एंडोस्केलेटन के अलावा, है ना, एक अनदर टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम लिविंग क्रिएचर्स में अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन, ठीक है. कौन सा स्केलेटन हुआ? तो एक्सोस्केलेटन, यानी कि वैसा स्केलेटल जो कि किसी लिविंग क्रिएचर के बॉडी के बाहर अवेलेबल होता है, आउटर मोस्ट कवर ही स्केलेटल होता है, उस तरह के स्केलेटल को हम लोग कहते हैं एक्सोस्केलेटन. और हमारे बॉडी में कैसा होता है? तो हमारे बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है. और हम लोग कैसे लिविंग क्रिएचर्स हैं? तो वी आर वर्टिब्रेट्स. इट मींस दैट वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमारा जो बैकबोन होता है, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि वैसे लिविंग क्रिएचर्स जिसके पास की होते हैं बैकबोन. यानी वर्टिब्रेट्स का मतलब हो गया है कि बैकबोन कंटेनिंग. कौन सा बोन? बैकबोन. बैकबोन, ठीक है. बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं. ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जिसके पास की बैकबोन्स होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को, वैसे लिविंग क्रिएचर को हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं. क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट्स कहते हैं. अब इसमें बैकबोन से इसका क्या लेना देना है? तो एक्चुअली हमारा जो बैकबोन होता है वह छोटे छोटे बोन्स के आपस में ज्वाइंट होने से बना होता है. एंड ईच बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रे, and these vertebrae are joined together to form a column, hence it is called vertebral column. तो इसमें vertebral column मिलकर ही बनाते हैं बैकबोन. क्या बनाएंगे? बैकबोन बनाएंगे. और इसी बैकबोन के कारण हमारा जो काउंटिंग होता है वह किस तरह की कैटेगरी में होता है? तो वर्टिब्रेज में होता है, vertebral column containing living creatures में. एंड इस स्केलेटल के बारे में हमने पढ़ना है. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. यह हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना. और यह हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू कीप अपराइट आवर बॉडी. यानी हमारे बॉडी को अगर सीधा रखना है तो हमें क्या चाहिए? तो हमें यह मतलब जो एंडोस्केलेटन की रिक्वायरमेंट होगी. उसके साथ वह कुछ हमारे बॉडी के अंडरलाइंग डेलिकेट बॉडी पार्ट्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स में आपका ब्रेन और हार्ट आता है, ऐसे डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स को यह क्या करता है? तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो इस तरह से आपका जो वर्टिब्रे मतलब ये स्केलेटल सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कहता है कि द कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स टू गिव शेप टू द बॉडी. ठीक है, यह एंडोस्केलेटन हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. और किससे बना होता है? तो वह कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है. एक कनेक्टिव टिश्यूज जो है यह दो टाइप्स के होते हैं.
कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होंगे? तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बोन। स्केलेटल जो टिश्यू है वह दो तरह का हो गया, एक हो गया बोन और दूसरा जो है वह हो जाएगा कार्टिलेज। ठीक है, पहला हो गया बोन और दूसरा हो गया कार्टिलेज। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बोन्स में कार्टिलेज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों में एक कॉमन डिफरेंस को देख लेते हैं जिससे कि हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि जो ये बोन है इट हैज हार्डनेस। बोन्स के पास क्या होता है कि हार्डनेस होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। इसमें हार्डनेस के कारण ये अपने शेप एंड साइज को बनाए रख सकता है, जबकि इस कार्टिलेज में एक खास खूबी है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी विथ फर्मनेस, यानी कि अपने शेप एंड साइज को बनाए रखने की कैपेबिलिटी तो होती है, बट अलोंग विथ द फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यह अपने शेप एंड साइज को बनाए रख सकता है। तो अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे बोन के बारे में। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोन के बारे में। बोन जो है वह एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब इसमें नेचर इसका क्या क्या होता है? तो कहता है कि यह एक तरह का नॉन फ्लेक्सिबल, यहां पर लिख सकते हैं कि इट इज, जैसा हमने आपको कहा कि यह हार्ड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। लिख सकते हैं कि नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। ये हार्ड होता है और नॉन फ्लेक्सिबल, यानी कि यह बेंड नहीं हो सकता है। आप जानते हो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बेंड होना। ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वह बेंड हो सके विदाउट ब्रेकिंग। बेंड हो लेकिन कैसे? तो विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना टूटे बेंड हो जाए। लेकिन हड्डियों में ऐसा, बोन्स में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। फिर आप सोचोगे कि सर हमारे हाथ में तो बोन्स होते हैं, हमारे मतलब जितने भी लिम्स, चाहे आपके हाथ हो चाहे पैर हो, इनमें बोन्स होते हैं, फिर भी आप इसे बेंड कर सकते हो। बट यू कैन बेंड ओनली योर लिम्स एट द प्लेस ऑफ ज्वाइंट, यानी जहां पर बोन्स का ज्वाइंट है वहीं पे आप बेंड कर सकते हो। इसके बीच में आप उसे बेंड नहीं कर सकते। जहां ज्वाइंट नहीं है उसे आप बेंड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि यहां पे ज्वाइंट है और यहां पे ज्वाइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहां पर अब इस पोर्शन में कोई ज्वाइंट नहीं है, तो क्या हम इन दोनों पोर्शन के बीच के पोर्शन को बेंड कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम प्रयास करेंगे, तो अगर हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में यहां से यह बेंड मतलब बोन जो है वह किसी जगह से बीच में से बेंड होने से पहले टूट जाएगा, और टूटेगा तभी वह वहां से मतलब जो है टर्न हो सकेगा, मुड़ सकेगा। तो कहता है कि ब्रेक मतलब बेंड हो जाना और वो भी बिना टूटे, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इस तरह का यह कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि हार्डनेस होता है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी आपने पढ़ा होगा कि हम लोग उसको अगर उसको दबा सकते हैं, पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो उस और पुश करने पर उसके शेप एंड साइज में अगर चेंज हो तो वह क्या होगा? सॉफ्ट होगा। और अगर उसमें प्रेस करने पर, प्रेस तो हम किसी को कर सकते हैं, चाहे वो हार्ड हो सॉफ्ट, लेकिन अगर प्रेस करने पर उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आए हमारे कोशिश करने के बावजूद, तो वह हार्डनेस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि हम लोग देखेंगे और कुछ अनदर टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इसमें होते हैं। ठीक है, कहता है कि यह कैसा हो सकता है? तो यह एक तरह का ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि होता है पोरस। पोरस होता है। ठीक है, हाईली वैस्कुलर, इसमें वैस्कुलर होता है, हाईली वैस्कुलर।
ठीक है। वेस्कुलर के साथ साथ ये वेस्कुलर यानी वेसल्स का बंडल्स के साथ साथ, ठीक है, इसमें एक और चीज खास खूबी होती है कि यह मिनरलाइज्ड होता है। ठीक है, मिनरलाइज्ड होता है। मिनरलाइज्ड का मतलब हार्ड का ये आपको पोरस का मतलब आप जानते हो, ठीक है ना। उसके बाद हाईली वेस्कुलर का मतलब हो गया कि इसमें वेसल्स हैं। आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये वेस्कुलर कैसे है, ठीक है। और वेस्कुलर के साथ साथ मिनरलाइज्ड यानी कि यह मिनरल्स को लार्जर अमाउंट में कंसिस्ट करता है। कौन? बोन, ठीक है। कौन कंसिस्ट करेगा? तो बोन कंसिस्ट करेगा। और यही मिनरल्स आपस में मतलब मिलकर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसे हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ये आपस में जुड़कर उस बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इसमें जो है बोन्स का स्ट्रक्चर अब हम लोग स्टडी करेंगे एक फिगर के थ्रू। हम लोग देखकर उसे समझेंगे कि हमारा जो बोन होता है वह रियल में कैसा होता है। चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये बोन होता कैसे है। एक्चुअली बोन के ऊपर ध्यान देंगे कि बोन में जो है इस तरह का प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसमें कि आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, यानी कि बाहर से एक कवर अवेलेबल होता है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है, यह प्रोटेक्टिव कवर है इस बोन का और यह काफी हार्ड होता है और इसे हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए ए लॉट ऑफ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस हार्ड एंड आउटर कवरिंग को हम लोग पेरिओस्टियम के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम कहते हैं। इस पेरिओस्टियम के ठीक नीचे बहुत सारे सेल्स का एक लेयर अवेलेबल होता है ना। सेल्स का एक लेयर इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। ये सेल्स डिस्टेंस पर एक दूसरे से अरेंज्ड होते हैं, लेकिन इसमें सेल्स के लेयर्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसे? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और यही ऑस्टियोब्लास्ट, इसमें देखिएगा बहुत सारे फाइब्रस प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं जो एक सेल को दूसरे से, और वही फाइब्रस प्रोजेक्शन इसे जो है पेरिओस्टियम से जोड़ कर रखते हैं। और ये ऑस्टियोब्लास्ट करते क्या हैं? तो वह ऑस्टियोब्लास्ट इस पेरिओस्टियम को हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यानी बोन्स में जो हार्डनेस होता है वह इसी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के कारण होता है। इसमें एक ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इस ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस, ग्राउंड गैसियस सब्सटेंस जो कि सभी सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है, सभी सब्सटेंसेस को कंसिस्ट भी करता है। इसमें साइटोप्लाज्मिक वर्क्स इसमें अवेलेबल होते हैं, परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के और इन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के नीचे इसका नाम लिख दीजिए, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं इसे। इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल के नीचे भी बहुत सारे सेल्स अरेंज होते हैं जो कि मैच्योर्ड कंडीशन में होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इन मैच्योर्ड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन मैच्योर्ड सेल्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये भी फाइब्रस प्रोजेक्शन से सभी एक दूसरे से, यानी इमैच्योर सेल है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट, और मैच्योर सेल्स हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। समझ में आ रहा है आपको कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या है और ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं?
अब इसके बाद इसके ठीक बीचों बीच, ठीक है, इसके ठीक बीचों बीच ब्लड वेसल्स का एक बंडल, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स का एक बंडल अवेलेबल होता है। ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स का, ब्लड वेसल्स का मतलब होता है उसमें दोनों तरह के ब्लड वेसल्स होंगे। जैसा कि आपको पहले से बताया कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये दो टाइप्स के ब्लड वेसल्स होंगे। पहला है वेन्स और आर्टरीज एंड द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। तो ये मतलब जो है तीनों टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ये इसमें ब्लड वेसल्स होंगे और इसमें नर्व्स भी होंगे, क्योंकि ये नर्व्स करेंगे क्या, क्या बोन्स के अंदर इसका नर्व्स का कोई काम होता है? बिल्कुल। आपके बोन्स के अंदर अगर किसी तरह का चेंज होना है, अगर उस बोन्स में किसी तरह का फंक्शंस, मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करना है, चेंजेस करने हैं, तो वो जो ऑर्डर है वो कौन लेके जाएगा? तो वो लेके जाता है वही नर्व सेल्स। दूसरी बात है कि आपके बोन्स में अगर किसी तरह का चोट लगता है और आपके बोन्स में पेन होता है, तो उसका फीलिंग किसके थ्रू आपको पहुंचेगा? आपके ब्रेन को, तो वह पहुंचता है इसी नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो ये नर्व्स होते हैं इसके अंदर। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स कंटेनिंग जो सिस्टम होता है, कंटेनिंग जो पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं हैवर्सियन कैनाल, या जो कैनाल सिस्टम होता है, यानी नलियों का जो सिस्टम होता है, जो वेसल्स का सिस्टम होता है, उसे हम लोग नाम देते हैं हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल कहते हैं इसे। ठीक है, अब आप एक और चीज यहां पर ध्यान से देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि दीज सेल्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए रिंग, यानी सेल्स जो हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे सेल्स आपस में कंबाइंड होकर एक रिंग को फॉर्म करते हैं। एक नहीं, सॉरी, इसमें लॉट्स ऑफ रिंग्स होते हैं। हमने तो 2 रिंग्स आपको दिखाया है, इसमें और भी बहुत सारे रिंग्स इस पर्टिकुलर हैवर्सियन कैनाल के आसपास अवेलेबल होते हैं। इन रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन रिंग्स को हम लोग कहते हैं लैमेले। इन रिंग्स को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं लैमेले। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लैमेले। लैमेले जो है यही रिंग्स होते हैं। ठीक है, इसमें केवल सेल्स नहीं होते, इनमें सेल्स के अलावा, ठीक है, इस मैट्रिक्स में बहुत सारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं और वह मैट्रिक्स के साथ एम्बेडेड होते हैं। मैट्रिक्स के साथ एम्बेडेड यानी जुड़े हुए, बंधे हुए होते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन, कंजुगेशन के से जो रिंग बनता है उसे ही हम लोग लैमेले कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और चीज, दैट इज नोन एज हैवर्सियन सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ये इसमें हैवर्सियन सिस्टम देखेंगे तो कहता है कि इन सभी सिस्टम्स को, यानी मैट्रिक्स, ठीक है, लैमेले, कैनालिकुली, ठीक है, कि आप सोचेंगे कैनालिकुली क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो हमने आपको बताया नहीं। तो इसके बीच में जो है बहुत सारे स्पेसेस होते हैं मैट्रिक्स में, इन लैमेलीज के बीच में। ठीक है, और इसे हम इस सिस्टम को, जो ये सारे मिलकर पोर्स में खाली जगह मिलकर जो बनाते हैं, उसे ही कैनालिकुली, कैनाल्स जो बनाते हैं उसे हम लोग कैनालिकुली के नाम से जानते हैं। अब हम लोग हैवर्सियन सिस्टम के बारे में आपको बता चुके हैं कि ये सारे प्रोजेक्शंस, जो चाहे हैवर्सियन कैनाल हो, चाहे कैनालिकुली हो, लैमेले हो, उसमें लैमेले में जो कंबाइंड सेल्स होते हैं, वो जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और इसमें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं इसे। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये सभी आपस में मिलकर हैवर्सियन सिस्टम को बनाते हैं। अगर इन सभी को कंबाइंड स्टेट में कहा जाए तो इसे हम लोग कहेंगे हैवर्सियन सिस्टम।
हैवर्सियन सिस्टम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? हैवर्सियन सिस्टम के नाम से जानते हैं। और यही हैवर्सियन सिस्टम आपके बोन्स में स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर दे, इस बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर, इन सभी में ये सिस्टम अवेलेबल होते हैं, वर्क करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक चीज तो आपके ध्यान में आ रहा होगा कि बोन्स में अक्सर आपको डिस्कशन के लिए मिलता होगा बोन मैरो। बोन मैरो आपने सुना होगा, पर हमने आपको यहां पर कहीं भी बोन मैरो के बारे में नहीं बताया। तो देखिए, आपके बॉडी में जो बोन्स होते हैं उसमें सभी के सभी बोन्स जो हैं वह हॉलो नहीं होते हैं। तो कहता है कि ऐसे बोन्स जो हॉलो होते हैं, कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं, यानी कि उसके बीच में एम्प्टी स्पेस अवेलेबल होता है। तो इन हॉलो बोन्स के भीतर एक सॉफ्ट एंड रेड कलर्ड ठीक है, रेड कलर्ड लिक्विड जो है वह उसमें अवेलेबल होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। यह बोन मैरो बहुत सारे सेल्स के ब्लड सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे सेल्स नहीं, ब्लड सेल्स, तो जो ब्लड सेल्स होते हैं उन ब्लड सेल्स के लिए वह एक फैक्ट्री की तरह से वर्क करता है, वहीं पर वह ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट जो है कि वह इसका फंक्शन क्या होता है, तो यह पहला है कि हमारे बॉडी में एक नेटवर्क के रूप में जुड़कर हमारे एंडोस्केलेटन को फॉर्म करता है। यानी यह क्या करता है पहला काम, तो यह हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, शेप एंड साइज। फंक्शन में अगर हम देखेंगे, नेचर तो हमने देख लिया, ऑकरेंस का मतलब है कि यह पूरे बॉडी में हमारे अवेलेबल होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन होता है पहला प्रोवाइड करना शेप एंड साइज। ठीक है, पहला काम है शेप एंड साइज प्रोवाइड करना। दूसरा, सेकंड, डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है, या हमारे बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को जो है सपोर्ट देना। तो इसका दूसरा काम हो गया सपोर्ट। शेप के बाद क्या, शेप एंड साइज के बाद क्या होगा, यह हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड वर्क है कि यह डिफरेंट अंडरलाइंग डेलिकेट पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो थर्ड वर्क इज प्रोटेक्शन। आपको पता है कि यह किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो हमारे डिफरेंट बॉडी, डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स को यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इस प्रोटेक्शन के अलावा यह बोन जो है वह क्या करता है, तो बोन के अंदर प्रेजेंट जो बोन मैरो जो अभी हमने डिस्कस किया, तो यह ब्लड सेल्स को फॉर्म करने के लिए एक फैक्ट्री के तौर पर वर्क करता है, यानी कि फॉर्म्स ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है। ठीक है, ब्लड सेल्स को फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, और ब्लड सेल्स को फॉर्म करने के साथ, ठीक है, यह आगे क्या करता है, तो यह एक रिजर्वियर की तरह वर्क करता है। किस चीज के लिए, तो यह हमारे बॉडी में मिनरल्स के रिजर्वियर के तौर पर वर्क करता है। किस तौर पर, तो एक्ट एज रिजर्वियर। रिजर्वियर फॉर व्हाट, तो रिजर्वियर एज फॉर मिनरल्स, रिजर्वियर फॉर मिनरल्स। मिनरल्स के रिजर्वियर के तौर पर वर्क करता है। हमारे बॉडी में जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है,
जो मिनरल्स हमारे बॉडी में अवेलेबल होते हैं वह उन मिनरल्स को रिजर्व करके रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।